स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो JEE हो या नीट का एग्ज़ाम हो, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आज का ये जो मेरा वीडियो है वो आप ध्यान से देखें और फिर उसके ऊपर एक्ट करते हुए प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि पिछले सालों में जो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं। मेरा मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन से है। आप सब जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट होते हैं और आपको एल्कीन मिलती है एज ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हीट द एल्कोहल, in presence of acid at a temperature of about 443 Kelvin, ये अल्फा कार्बन है जिस कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और दिस इज अवर बीटा कार्बन एडजेसेंट टू दी अल्फा कार्बन। जो अल्कोहल को गर्म किया जाता है एसिड की प्रेजेंस में तो एल्कीन मिलती है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से OH और बराबर वाली कार्बन से H हाइड्रोजन मिल करके वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो डिहाइड्रेशन के थ्रू आपको एल्कीन मिल जाएगा। यानी यहाँ आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये आपको एल्कीन मिलता है। दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप ने हटना ही है। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम बीटा कार्बन से और एक अल्फा कार्बन से मिल करके एलिमिनेट होते हैं इस रिएक्शन में और एल्कीन आपको मिलता है। ये तो बहुत सिंपल था। एक ही पॉसिबिलिटी थी कि OH का मॉलिक्यूल यहाँ से हट रहा है तो H यहाँ से हटेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो अगर अल्कोहल ये होती तो हमारे पास अल्फा कार्बन तो ये है, अब बीटा कार्बन ये भी है और ये भी है। अब आप इसको अगर एसिड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो दो एल्कीन आपको मिलेगी। OH का मॉलिक्यूल तो यहीं से हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन का एटम यहां से भी हटा सकते हैं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां से भी हटा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां आएगा। उस सिचुएशन में दो एल्कीन बनेगी, एक बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरी एल्कीन मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये दो एल्कीन आपको यहां पर मिलेगी। अब आप बेसिकली सेट-ज़ेप्स रूल फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच whenever there are two alkenes to be formed in a reaction, it is that alkene is formed as a major product which is highly alkylated। इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जबकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हैं। यानी ये एल्काइलेशन
एल्काइल ग्रुप्स गिन करके हम बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा इजीली। और उसके लिए मैं कहता हूं कि आप बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन गिन लिया करें कि यहां पर बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं और यहां बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन का एटम आप उस कार्बन से निकालें जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। बीटा कार्बन की तुलना कर रहे हैं, अल्फा से तो OH निकलना ही निकलना है। ये सेडजेव्स रूल है जो जनरली हम यूज करते हैं और आप सब जानते भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक बात होती है कि कहीं कहीं ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ये माइनर, मैं उसके बारे में धीरे धीरे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन जो पहले से आपको पता है, जनरली बुक्स में गिवन भी है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर, क्योंकि इसमें ज़्यादा एल्काइलेशन है, एल्काइल ग्रुप्स इसमें ज़्यादा है। सेडजेव्स रूल जिसको हम कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं और सब बच्चे आप इसके बारे में जानते भी हैं कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से हटाएं जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। यहां से OH हटाया तो H यहां से हटाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। CH3 जहां 3 हाइड्रोजन है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक तो ये रूल होता है, एक रूल और होता है सेडजेव्स रूल के अलावा। उस रूल को हम कहते हैं होफमैन रूल, होफमैन एलिमिनेशन। ये रूल क्या कहता है? बिल्कुल सेडजेव्स रूल से ऑपोजिट। ये कहता है कि व्हेन 2 एल्कीन्स टू बी फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन, इट इज दैट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट विच इज लेस एल्काइलेटेड। यानी अगर मैं इसकी तरफ ध्यान ना दूं और मेरे पास ये 2 एल्कीन बन रही हो अकॉर्डिंग टू दी होफमैन रूल, तो फिर ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये सीखना है, ट्रिक हमें ये सीखनी है इस वीडियो में कि हम कहां पर होफमैन रूल अपनाएं और कहां पर सेडजेव्स रूल। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि होफमैन रूल कहां आपने फॉलो करना है और सेडजेव्स रूल को कहां आपने अप्लाई करना है। एलिमिनेशन के 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म है E1, दूसरा मैकेनिज्म है E2 और तीसरा मैकेनिज्म है E1CB। ये धीरे धीरे हम डिटेल में क्या होते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनको बिना जाने भी हम मेजर प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। वो जरा देखिए कैसे। जब भी E1 मैकेनिज्म होगा तो ये एसिडिक मीडियम में होगा, जबकि E2 मैकेनिज्म होगा वो बेसिक मीडियम में होगा, जबकि E1CB मैकेनिज्म होगा वह वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इट नीड। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मीन्स फॉर एग्जाम्पल NaNH2, KNH2, सोडियम एसिटिलाइड और पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये 4 रिएजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में E1CB मैकेनिज्म हो सकता है। बाकी अगर NaOH है, KOH है, बेसिक मीडियम है तो उसकी प्रेजेंस में E2 मैकेनिज्म होगा। आप जानते हैं कि जब अल्कोहल को हम गर्म करते हैं एसिडिक मीडियम में तो एलिमिनेशन होता है, और क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय अल्कोहल
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आप ये याद कर लें कि जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो वो इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। जब एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती हैं, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, कोई एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, अगर मैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक, और ये एल्कोहल कैसा होगा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मैंने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर KOH ले लिया तो वो इवन CB मैकेनिज्म में चला जाएगा। अगर नॉर्मली एल्कोहलिक लिखा हुआ है इसका मतलब ये C2H5OH ही है और हमें E2 मैकेनिज्म को ओबे करना है। इसी प्रकार से एल्काइल हैलाइड ही ये मैकेनिज्म शो करती हैं, एल्काइल हैलाइड, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, जो मैंने आपको 4 रिएजेंट्स बताए, NaNH2, KNH2, सोडियम एसिटिलाइड CH ट्रिपल बॉन्ड C Na एंड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन और लगाना भूल गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है KOH के साथ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और KOH, माने एल्कोहलिक मीडियम में अगर नॉर्मल है तो वो छोटा अल्कोहल है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लेकिन अगर हमने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया है ऑक्सीजन का पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट बनाया है तो फिर निश्चित तौर से वो इवन CB मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अल्कोहल हमेशा इवन मैकेनिज्म के थ्रू, जबकि एल्काइल हैलाइड E2 या इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। बस फर्क ये है कि ये अल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में, जबकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में इवन CB मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जब इवन मैकेनिज्म होगा तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन। E2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, जबकि इवन CB मैकेनिज्म में कार्बे एनायन यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिखाई देगा इंटरमीडिएट में, जबकि यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, जब इवन मैकेनिज्म होगा तो आपको सेडजेफ रूल फॉलो करना है। E2 मैकेनिज्म में भी आपको सेडजेफ रूल फॉलो करना है। इवन CB मैकेनिज्म में आपको होफमैन रूल फॉलो करना है। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि जब भी इवन CB मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ आइदर वन ऑफ दीज रिएजेंट्स, तो आपको होफमैन रूल अपनाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इन बातों का? अब हम बहुत आसानी से एक बात समझ गए कि कहाँ पर हमें E1 मैकेनिज्म, कहाँ E2 और कहाँ पर इवन CB मैकेनिज्म। अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 OH। अगर मैं इस अल्कोहल को गर्म करता हूं एसिड की प्रेजेंस में तो एलिमिनेशन होगा, जहां पर हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है तो ये इवन मैकेनिज्म का है। आप ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया करें, क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में है, इवन मैकेनिज्म होगा, और इवन मैकेनिज्म होगा तो यहां इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा। और जो प्रोडक्ट हमें लिखना है वो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग लिखना है
यानी अब आपको हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालना है जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, या तो ये दोनों में से कंपैरिजन करना है। बीटा कार्बन तो यहां पर कम है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लो CH3 CH2 CH Br CH3 and it is heated in presence of NaNH2. Now you identify which mechanism of this reaction is. It is E1CB. अब E1CB लिखते ही आपको याद आएगा कि ये होफमैन रूल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सिंपली अब आपको यहां से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब आपका मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और अगर मैं इसी कंपाउंड को गर्म करता हूं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म होगा E2, और E2 अगर मैकेनिज्म होगा तो आपको सेड्जेव्स रूल ही फॉलो करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहां से Br हटाते हुए और यहां से H हटाते हुए, यानी यहां डबल बॉन्ड, यानी वही अल्कीन बनेगा। एक दो बातें और हैं जो अगर आप याद रखें, जैसे आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाकर देखें कि आपका मन क्या कहता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब एल्कोहलिक KOH है तो आप सोचेंगे कि ये E2 मैकेनिज्म है, और E2 मैकेनिज्म है अगर है तो फ्लोराइड तो यहां से हटना ही हटना है। अब इस कार्बन में और इस कार्बन में हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, इसका मतलब यहां फोर्थ वन क्या होगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहां 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर जो आपकी सोच अभी तक की है वो मेरे ख्याल में ऐसा रहेगा कि Br यहां से हटाइए और H यहां से हटाइए, ताकि ये मेजर प्रोडक्ट बने, क्योंकि सेड्जेव्स रूल फॉलो करना है, क्योंकि ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में है और ये E2 मैकेनिज्म है। लेकिन मैं अगर आपको एक रूल और कह दूं कि एल्काइल फ्लोराइड ऑलवेज फॉलो E1CB मैकेनिज्म, फिर देखिए आपकी सोच बदल जाएगी, आंसर बदल जाएगा। इसका मतलब ये E2 का रिएक्शन नहीं है, ये E1CB है, और E1CB मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन है। 1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ए कंजुगेट बेस, CB स्टैंड्स फॉर कंजुगेट बेस। वो मैं डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। E1CB मैकेनिज्म का अगर ये रिएक्शन है तो आपको होफमैन रूल अपनाना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में आपको डबल बॉन्ड यहां बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाते हैं जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। कितनी आसानी से आप गलती कर सकते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की, और इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपने सेड्जेव्स रूल पढ़ लिया, उसको अच्छी तरह से समझ भी लिया, और उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर में क्वेश्चन भी करके आए।
लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा अगर आपने ये छोटी छोटी बातें ध्यान से नहीं पढ़ी तो। अब याद रखना, एल्काइल फ्लोराइड ऑलवेज फॉलो E1CB mechanism. It means it gives the product alkene according to Hofmann rule, not according to the Seydt-Zevs rule. So this will be your major product. Note that one I have prepared earlier. पहले वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये एल्काइल फ्लोराइड है। उसका रीज़न वो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन E1CB मैकेनिज्म जहाँ भी होगा वो चार ही रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हो सकता है, NaNH2, KNH2, सोडियम एसिटिलाइड और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड KOH। मीन्स आई कैन से पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी लिख देते हैं, तो आप समझ जाएं कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और KOH का मिक्सचर है। तो अल्कोहलिक KOH तो है, लेकिन यह टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो E1CB मैकेनिज्म होगा। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 मैकेनिज्म होगा। हॉफमैन रूल लगाना है, सेडजेव्स रूल ही आपको फॉलो करना है। लेकिन एल्काइल फ्लोराइड, it hardly matters which one the reagent is, it always follow E1CB mechanism. That's why it is giving the product as a alkene according to Hofmann rule, not according to Seydt-Zevs rule. Thank you.